अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि परचेजेस और सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। चैप्टर है 6 मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी। और जो बुक हम कवर कर रहे हैं वो विलियम्स हाका बैटनर की बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। इस लेक्चर में हम ब्रीफ एक्सरसाइज करेंगे 6.9 और एक्सरसाइज करेंगे 6.10। इसके अलावा प्रॉब्लम 6.1 ए भी कवर करेंगे और ये तीनों प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं परचेजेस की ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है और सेल्स की ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, जो कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस होते हैं उनसे रिलेटेड। सो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सेल्स रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न होती है, उसको कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आम तौर पे हमारे पास जो परचेज रिटर्न है यहाँ पे, अगर आपने जो गुड्स परचेज किए हैं आपको नहीं पसंद आए हैं, नहीं समझ आ रहे, आपने वो रिटर्न करने हैं, वापस करने हैं, तो फिर जब आप परचेज करते हैं इन्वेंट्री डेबिट करते हैं और आपके पास अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है। लेकिन जब वही गुड्स आप वापस कर लेते हैं तो एंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी अकाउंट्स पेबल यानी कि लायबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है और इन्वेंट्री जो कि आपने वापस करनी होती है, इन्वेंट्री कम हो जाती है, उसको हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर आपने डिस्काउंट, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि हमारे पास 2 मेथड होते हैं, नेट कॉस्ट मेथड और ग्रॉस मेथड। तो जिस पे आपने पहली एंट्री रिकॉर्ड की होती है, रिवर्स एंट्री हम उसी पे करते हैं। अगर आपने ग्रॉस मेथड किया हुआ है, पूरी 500 से एंट्री पास की हुई है, तो जब आप मर्चेंडाइज रिवर्स करेंगे तो हम उसी से एंट्री पास करेंगे। और अगर आपने नेट कॉस्ट मेथड पे रिकॉर्ड किया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उसने नेट कॉस्ट मेथड पे किया हुआ है, इसलिए हमने उसको नेट ऑफ डिस्काउंट करके रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह है, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी परचेज का हिस्सा होता है, परचेज का पार्ट होता है, तो उसको हम ऐड करते हैं। अम, इसके अलावा सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है। अब जैसे यहाँ पे मौजूद है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस और सेल्स डिस्काउंट, तो इसको भी हम फिर एडजस्ट करते हैं। ये हमारी कॉन्ट्रा, आप कह लें कि सेल्स होती हैं, तो इसको इन ट्रांजैक्शंस को भी हम एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपने अगर सेल्स की ट्रांजैक्शन है, अकाउंट्स रिसीवेबल आपने डेबिट किया और सेल्स क्रेडिट किया है, और अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आपने साथ में साइमल्टेनियसली दूसरी एंट्री भी बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब जब आप यही सेल्स रिटर्न कर रहे होते हैं, यानी कि आपको अगर कुछ आपने जो सेल्स की हुई हैं, जिस तरह भी हमने परचेज का डिस्कस किया कि परचेज रिटर्न भी हो जाती हैं, इसी तरह आपके कस्टमर्स जो हैं वो भी आपको गुड्स रिटर्न कर सकते हैं और वो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस कहलाती हैं। और उससे जो आपको पैसे मिलने वाले होते हैं अपने कस्टमर से, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल, तो वो अकाउंट्स रिसीवेबल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से आप अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट कर देते हैं और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस आप डेबिट कर देते हैं। इसी तरह जो आपने उसकी परपेचुअल में उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड की होती है, तो उसको उसकी कॉस्ट की एंट्री भी हम रिवर्स कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने डेबिट की होती है, जब आप उसको रिवर्स करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री 2 बनती हैं। इसी तरह सेल्स डिस्काउंट की एंट्री होती है, जिसमें आप अपने कस्टमर्स को सेल्स डिस्काउंट देते हैं, और अगर कस्टमर वो सेल्स डिस्काउंट अवेल कर लेता है तो वो आप इसको 2 तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। आप सेल्स में से भी माइनस कर सकते हैं नेट सेल्स में लाने के लिए, या आप इसको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी दिखा सकते हैं। तो एंट्री जब आप पास करते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4000 आपके रिसीवेबल्स हैं और आपने अपने कस्टमर्स को 2% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कैश आपको रिसीव होगा 2% माइनस करने के बाद, और जो सेल्स डिस्काउंट है वो 2% में एडजस्ट हो जाता है। सो ये एंट्री बनती है। इसके अलावा सेल्स डिस्काउंट हमारे पास 2 तरह से, इसके अलावा आपके डिलीवरी एक्सपेंसेस भी होते हैं, ये आमतौर पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होता है। इसमें डिलीवरी एक्सपेंसेस डेबिट और कैश हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, जो हम एक्सेल शीट पे स्टार्ट करते हैं
और हम देखेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग हमने कैसे करना है। यानी सेल्स और परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और उसको जब हमने लिखना है तो हमको किसको किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रीफ एक्सरसाइज है 6.9 और हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास रेलेवेंट डेटा यहाँ पे मौजूद है। सो Namra Incorporation is a clothing manufacturer. The firm uses periodic inventory system. हम periodic inventory system use कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है periodic inventory system का मतलब है कि accounts हमारे up to date नहीं होते जब हम cost of goods sold की entry at the time of sales नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर perpetual inventory system होता है तो at the time of sales हमारी दो entry बनती हैं, तो उससे फिर बाकी एंट्रीज भी उससे रिलेटेड होती हैं। तो हमने सबसे पहले ही देखना है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्डिंग हो रही है या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत हो रही है। Inamra shipped $20,000 of defective goods to a retailer. यानी कि Namra ने जो है वो शिप किए हैं या आप कह लें सेल्स किए हैं $20,000 के गुड्स एक रिटेलर को, लेकिन ये गुड्स क्या हैं, थोड़े से डिफेक्टिव हैं। The retailer and Namra agreed that the retailer would keep the goods in exchange for a 2,000 allowance. यानी अगर इनेमरा रिटेलर को 2000 अलाउंस दे दे या उसको वो 2000 माफ कर दे कि आपने 20 में से जो पेमेंट करनी है वो 2000 की कम पेमेंट करनी है, तो रिटेलर जो है वो इस बात पे एग्री है, वो अपने वो ये वाले गुड्स डिफेक्टिव गुड्स रख लेता है। द कॉस्ट ऑफ द गुड्स वाज 1000। ये जो डिफेक्टिव गुड्स हैं इनकी कॉस्ट कितनी थी, यानी कि वो जो 2000 के हैं उनकी कॉस्ट 1000 थी। द जर्नल एंट्री और एंट्रीज वुड बी रिक्वायर्ड। अब क्योंकि हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कर रहे हैं तो हमने जब हम सेल करते हैं तो एक ही एंट्री लिखते हैं, और वो एंट्री हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री वाली एंट्री हम नहीं करते पीरियोडिक में, तो इसका मतलब है कि जब हम सेल्स रिटर्न करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था, तो भी हमें एक ही एंट्री चाहिए होगी। कौन सा मेथड है, पीरियोडिक इन्वेंट्री। ओके, सो हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो बनेगी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे, और वो कितना है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, वो है आपके $2000। और किसके अगेंस्ट हम इसको एडजस्ट करते हैं, जो पैसे मिलने वाले होते हैं। तो पैसे जो मिलने वाले होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे कम हो जाएंगे तो वो क्रेडिट पे चले जाएंगे, और वो कितने से कम हो जाएंगे, वो हमारे कम हो जाएंगे 2000 से। यानी कि हम इसको लिखेंगे $2000। सो ये हमारी पहली एंट्री, एक ही एंट्री बनी है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस की, अगर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्ट इन्वेंट्री मेथड यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सवाल में तो नहीं पूछा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम प्रोडक्ट इन्वेंट्री के साथ साथ हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, अगर इसमें दूसरा इन्वेंट्री सिस्टम भी पूछा होता तो फिर हम क्या करते, तो पहली एंट्री तो हमारी सेम ही होती, यानी ये एंट्री हम सेम ही बनाते, लेकिन साथ साथ हम दूसरी एंट्री क्या बनाते, दूसरी एंट्री हम ये बनाते हैं, इन्वेंट्री हम कॉस्ट से, यानी कि जो कॉस्ट है हमारी वो है 1000, तो कॉस्ट से हम डेबिट कर देते और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम क्रेडिट कर देते, वो हम कम कर देते सोल्ड। अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पूछा हुआ होता, अब उसने नहीं पूछा हुआ है तो ज़रूरत नहीं है बनाने की, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आप देख लें, दोनों मेथड कंपैरिजन में लिखे हुए हैं
क्योंकि हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो होता है जो अप टू डेट, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री होती है। तो जब हम सेल करते हैं तभी भी हम 2 एंट्री बनाते हैं, तो जब सेल्स रिटर्न होगा तो भी हम क्या करेंगे, 2 एंट्री ही बनाएँगे परपेचुअल में, जबकि पीरियोडिक में हम 1 ही एंट्री बनाएँगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये एक्सरसाइज है 6.1। 6.1 जो है वो हमारी, वो भी, इसमें भी हमें जर्नल एंट्रीज ही रिक्वायर्ड है। तो हम ये देखेंगे कि एंट्रीज हम कैसे इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्रीज हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। 6.10 है, यानी कि एंट्री ये एक्सरसाइज नंबर 10 है। तो हम 10 पे चले जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं गोल्फ वर्ल्ड सोल्ड मर्चेंडाइज, इन्होंने मर्चेंडाइज सोल्ड किया है टू म्यूलिगन्स फॉर 10,000। $10,000 के इन्होंने मर्चेंडाइज सोल्ड किए हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्स दी हुई है, ऑफरिंग क्रेडिट टर्म्स ऑफ 1/15 नेट 30, यानी अगर 15 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट करते हैं तो 1% डिस्काउंट मिलेगा, और 30 डेज के अंदर तो पेमेंट करनी ही करनी है। मिलिगन्स पेड फॉर द मर्चेंडाइज विद इन द डिस्काउंट पीरियड, तो इन्होंने पेमेंट किस दिन कर दी है, डिस्काउंट में ही पेमेंट हो गई है। बोथ द कंपनी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, दोनों कंपनी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करती हैं। यानी कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब है अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखती हैं। सो पहली रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ गोल्फ वर्ल्ड to account for this sale and subsequent collection. Assume that the original cost of merchandise to the Gulf world had been, ये आपको जो इन्होंने सेल्स की है उसकी कॉस्ट भी दे दी है, और आपसे कहा है कि इसमें आपने जो है वो क्या चीज़ है, कलेक्शन भी दिखानी है, यानी कि यहाँ पे कलेक्शन जो अमाउंट कलेक्ट हुई है वो भी दिखानी है। तो सबसे पहले जो हम एंट्रीज पास कर रहे हैं वो एंट्रीज हम पास कर रहे हैं ए पॉइंट के मुताबिक, और ए पॉइंट हमें कहता है कि हम जो एंट्रीज बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, वो हम बनाएंगे गोल्फ वर्ल्ड के लिए। और ये कौन है, ये सेलर है, यानी कि इन्होंने सामान जो है वो सेल किया हुआ है। सो आपके पास यहाँ एक कॉलम बनता है डेट का, दूसरा बनता है रिकॉर्डिंग के लिए अकाउंट्स, टाइटल्स का, एक कॉलम बनता है डेबिट का, और फिर एक कॉलम बनता है क्रेडिट का। तो हम एंट्रीज लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सेल्स की एंट्री है, तो सेल्स की एंट्री हम लिख लेते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है और हम डेट मौजूद नहीं है, तो सेल्स की एंट्री हमारे पास आ जाएगी अकाउंट्स रिसीवेबल्स। सो अकाउंट्स रिसीवेबल कितने पैसे कितने पे सेल हुई है, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, तो ये एंट्री हम बनाएंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास कितने कितने पैसे आपने लेने हैं, गोल्फ वर्ल्ड ने कितने पैसे लेने हैं, 10,000 लेने हैं। सो 10,000 का इसको रेवेन्यू हो गया है, 10,000 फ्रॉम एट द डेट ऑफ, हमने ये किस दिन रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डिंग डेट है जिस दिन भी हमारी सेल हुई है। अच्छा, और क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, अकाउंट हम अप टू डेट रखते हैं, तो हमें 2 एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है एट द टाइम ऑफ सेल्स। पहली एंट्री रिटेल प्राइस से होती है, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, और दूसरी एंट्री कॉस्ट से होती है, जो कि होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री हम अप टू डेट करते हैं, और कॉस्ट प्राइस कहाँ दी हुई है, ये 6,500 लिखा हुआ है। अज्यूम दैट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज, वो उन्होंने लिखा हुआ है कि कितनी कॉस्ट थी इसकी, 6,500। तो हमने जो कॉस्ट की एंट्री पास की है वो कितने से पास की है, 6,500 से पास की है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है सवाल में, वो ये लिखा हुआ है कि कंपनी ने जो है वो डिस्काउंट अवेल किया है और उसके मुताबिक पेमेंट की है। तो आपको, यानी कि जो
म्यूलिगन्स हैं, उन्होंने डिस्काउंट अवेल किया है, तो कैश हम तो लिख रहे हैं गोल्फ वर्ल्ड के हिसाब से, तो इनको कैश रिसीव्ड होगा। और क्या होगा कि सेल्स डिस्काउंट इन्होंने दिया है। कितना सेल्स डिस्काउंट दिया है? 1%। हमें 1% कहाँ से पता चला? इसमें 1% लिखा हुआ है, दिस वन 1%। 1/5 या 1/15, यानी अगर वो 15 डेज के अंदर पेमेंट करते हैं तो इनको 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो 10,000 का अगर हम कैलकुलेट करें 1%, तो फिर हमारे पास अमाउंट कितनी निकल आएगी? हमारे पास निकल आएगी $100। तो डिस्काउंट कितना मिला है? डिस्काउंट कितना दिया है इन्होंने? डिस्काउंट दिया है $100, और टोटल अमाउंट जितने की इन्होंने सेल्स की थी वो थी अकाउंट्स, यानी इनको कितने पैसे मिलने वाले थे, जो कि अब हमारा क्रेडिट हो गया क्योंकि पैसे मिल गए हैं, तो अकाउंट्स। और अब हमें डिस्काउंट देने के बाद जो पैसे आए हैं, 10,000 में से 100 माइनस करें तो हमें पैसे कितने आए हैं? हमें पैसे आए हैं 9,000, $9,900। तो ये एंट्री बनेगी, और ये एंट्री कहाँ बनेगी? ये बनेगी गोल्फ वर्ल्ड में, जो कि सेलर हैं। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने एंट्री बनाई है एज पर रिक्वायरमेंट ए। रिक्वायरमेंट बी में हमें क्या कहा गया है? प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मिलिगन्स। हमने मिलिगन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है टू अकाउंट फॉर परचेजेस। अब जाहिर सी बात है कि ये परचेजर हैं या बायर हैं, तो इनके हिसाब से एंट्री बनाना है। और मिलिगन्स रिकॉर्ड्स परचेज ऑफ मर्चेंडाइज एट नेट कॉस्ट मेथड। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था, वो लेक्चर लास्ट लेक्चर में वो नेट कॉस्ट मेथड था और ग्रॉस मेथड था। दो मेथड हमने डिस्कस किए थे। नेट कॉस्ट मेथड ये बताता है कि डे वन से ही हम अकाउंट्स पेबल जो है वो नेट ऑफ डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। सो पार्ट बी हम देखते हैं। पार्ट बी में हमने रिकॉर्डिंग करनी है एंट्रीज फॉर मिलगन्स। और ये कौन है? हम इनको बायर या परचेजर के तौर पे यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। और इसमें जर्नल एंट्रीज हम बनाने लगे हैं, तो सेम कॉलम होंगे जर्नल एंट्रीज के। डेट गिवन नहीं है तो हम डेट नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आपने गुड्स परचेज किए, तो परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों कंपनीज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करती हैं। तो हमारे पास इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, और क्या चीज हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा? अकाउंट्स पेबल। और अकाउंट्स पेबल अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्योंकि नेट कॉस्ट मेथड है, नेट कॉस्ट मेथड हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, इसमें हमें दिया हुआ है। और कहाँ दिया हुआ है? दिस वन की कंपनी नेट कॉस्ट मेथड यूज करती है, यानी नेट ऑफ डिस्काउंट हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो 1% डिस्काउंट मिला है, तो इसने पेमेंट कितनी करनी है? 9,900। तो यहाँ पे हमने नेट ऑफ डिस्काउंट रिकॉर्डिंग की है 9,900 के हिसाब से। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होगा कि लिखा हुआ है कि कंपनी ने विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट कर दी है, तो यहाँ पे लायबिलिटी खत्म हो गई, अकाउंट्स पेबल। और कंपनी के पास से क्या चला गया? कंपनी के पास से कैश चला गया, जो कि गोल्फ ने रिसीव किया। तो अब यहाँ पे हमने, हमारे पास कैश कितना चला गया? सेम अमाउंट हमारे पास से माइनस हो गई, तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। ये एंट्री थी। अच्छा, उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा है। लास्ट पार्ट में हमें क्या कहता है कि अज्यूम दैट बिकॉज ऑफ अ चेंज इन पर्सनल मुलिगन्स फेल टू पे दिस फॉर दिस मर्चेंडाइज विद इन द डिस्काउंट पीरियड, यानी ये 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाए।
1% जो डिस्काउंट था वो अवेल नहीं कर पाए। सो रिकॉर्डिंग एंट्री है, प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मिलिगन्स टू रिकॉर्ड द पेमेंट आफ्टर द डिस्काउंट पीरियड। अब अगर डिस्काउंट पीरियड के बाद पेमेंट करते हैं मिलिगन्स तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जो कि कॉस्ट मेथड और ग्रॉस मेथड पे था, कि अगर वो डिस्काउंट अवेल नहीं करते तो फिर एंट्री क्या बनेगी? हमने अकाउंट्स पेबल 9900 का यहाँ रिकॉर्ड किया था, तो उसको तो हमने खत्म करना है अकाउंट्स पेबल। और किस किस तरह यहाँ पे हम लिखेंगे? सेम अमाउंट है 9900 की, और कैश हमारे पास से कितना चला जाएगा? हमारे पास से कैश जो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया ही नहीं। तो असल में तो हमने 10,000 की हमने गुड्स परचेज किए थे, तो हमें कितना देना पड़ेगा? पूरे 10,000 ही देने पड़ेंगे, या मिलिगन्स को पूरे 10,000 ही देने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग अमाउंट है 100 की, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परचेज डिस्काउंट लॉस्ट। यानी कि ये कंपनी की जो बिल्स पेइंग एबिलिटी थी वो अच्छी नहीं थी, और बिल पेइंग एबिलिटी अच्छी ना होने की वजह से कंपनी को डिस्काउंट जो है वो क्या हो गया? वो लॉस हो गया, कंपनी ने डिस्काउंट खत्म कर। अच्छा, अगर आपको ये गल्फ वर्ल्ड के हिसाब से पूछा जाए, तो क्योंकि उसने रिकॉर्ड ही अकाउंट्स रिसीवेबल 10,000 से किया था, तो बस इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। यानी पूछा हुआ नहीं है सवाल में, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए, तो कंपनी क्योंकि मिलिगन्स ने डिस्काउंट अवेल नहीं किया, तो कंपनी को कितने पैसे मिल जाएंगे? गोल्फ को कितने पैसे मिल जाएंगे? कैश पूरा का पूरा मिल जाएगा, और वो कैश कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 10,000, और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा पूरा का पूरा 10,000। यानी कि यहाँ पे क्योंकि इनिशियली एंट्री ही हमने 10,000 की हुई थी, तो यहाँ पे भी उसी एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया जब पैसे उसके 10,000 के मिल गए। यानी कि ये जो 10,000 था, बिकॉज इस सेल्स डिस्काउंट में गल्फ वर्ल्ड का मींस दिस कंपनी हैज नथिंग टू डू विद सेल्स डिस्काउंट। बेसिकली इसने सेल्स डिस्काउंट ऑफर कर दिया। अब सारा गेम जो है वो मिलिगन्स के पास है कि वो ये डिस्काउंट अवेल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सो दिस वाज एक्सरसाइज 6.10, और लास्ट हमारा इसका लेक्चर है आज का, वो हमारा जो एक्सरसाइज है या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 6.1। इसमें भी हम देखेंगे कि एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एंड दैट्स इट। इसके बाद हमारा कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्लेपूल हार्डवेयर। क्लेपूल हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, इसमें एंट्रीज हम पढ़ते हैं। और is the only hardware store in the remote area. Some of the Claypool transactions आपको दी हुई हैं। करंट की कुछ सेल्स की ट्रांजैक्शन है, परचेज की है, कैश की है, और पेमेंट की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। और आखिर में क्या पूछा हुआ है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ क्लेपूल। और यहाँ पे जो सिस्टम यूज हो रहा है वो कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और याद रखिएगा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो खास बात हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि एट द टाइम ऑफ सेल्स दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं साइमल्टेनियसली। एक रिटेल प्राइस से, जो कि अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स होती है, और दूसरी ट्रांजैक्शन होती है कॉस्ट से, कॉस्ट प्राइस से, जो कि कॉस्ट है, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री। बाकी ऑलमोस्ट तमाम ट्रांजैक्शन जो हैं वो सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम लिख लेते हैं, क्लेपूल हार्डवेयर। और हम लिख लेते हैं जनरल जर्नल एंट्रीज, एंड दिस वाज रिक्वायरमेंट 1। ए रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट ए लिख लेते हैं। और हमारे पास जो कॉलम है वो है डेट का, अकाउंट्स टाइटल का,
एक कॉलम हम डेबिट का बनाते हैं और एक कॉलम हम क्रेडिट का बनाते हैं। सो हम डेट वाइज एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करती है, तो पहली इन्वेंट्री है नवंबर 5 को, तो हम यहाँ पे डेट डाल लेते हैं नवंबर 5, और नवंबर 5 को हमने एंट्री पढ़ी हुई है, सोल्ड नंबर ऑन अकाउंट टू बेमिटजी कंस्ट्रक्शन 13,390, यानी कि ऑन अकाउंट सेल्स की है। और जो 13,390 है ये आपका रिटेल प्राइस है, यानी कि इस पे हम अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स की एंट्री पास करेंगे। तो पहली हम देख लेते हैं, ये हमारी अमाउंट है। द इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर शोज द कॉस्ट ऑफ दिस मर्चेंडाइज, यानी कि आपको जो कॉस्ट दी हुई है वो ये दी हुई है। हम दो एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री जो हम पास करते हैं वो करते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स टू सेल्स, और जो हम दूसरी एंट्री पास करते हैं साथ साथ, वो हम क्या पास करते हैं, दो एंट्री साइमल्टेनियसली हम पास कर रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री कम हो जाती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास रिकॉर्ड हो जाती है। अब जो अमाउंट की हम बात करते हैं, तो अमाउंट हमें क्लियर कट गिवन है। जो रिटेल प्राइस है वो 13,390 है, वो हम यहाँ लिख देंगे, और जो कॉस्ट है वो 9,000 है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे दूसरी एंट्री में। सो हमारे पास यहाँ मौजूद है, अमाउंट है 13,390, और ये इसी से हमने एंट्री पास की है। अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स 13,390। दूसरा जो कॉस्ट है हमने एंट्री पास करनी है, सेम सेल्स की एंट्री जो है हम उसकी कॉस्ट से पास करेंगे, जो कि है 9,105। तो इन्वेंट्री भी हम कितने से क्रेडिट कर देंगे, 9,105 से इन्वेंट्री क्रेडिट हमने कर दी। तो पहली एंट्री, पहली ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दी, क्योंकि हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो सेल्स की हम दो एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री रिटेल से बनाते हैं, दूसरी एंट्री हम कॉस्ट से बनाते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं, और सेकंड ट्रांजैक्शन में हमें ये कहा गया है कि नवंबर 5 को परचेज टूल्स ऑन अकाउंट्स के हमने टूल्स परचेज किए हैं, या क्यों यूं कह लें कि आप इन्वेंट्री परचेज किए, क्योंकि हमारा हार्डवेयर है, तो टूल्स वगैरह हार्डवेयर कंपनी के लिए इन्वेंट्री होगी। और कितने हमने परचेज किए, 3,800 की हमने इन्वेंट्री परचेज की है। अगर ये हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता तो हम परचेजेस डेबिट करके अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर देते, लेकिन क्योंकि हमारा ये जो है पीरियोडिक इन्वेंट्री परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो हम क्या चीज डेबिट करेंगे, हमारी क्या चीज इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। और हमने अभी पैसे दिए नहीं है क्योंकि ऑन अकाउंट्स है, तो हम अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर देंगे। और कितनी अमाउंट है, क्लियर कट हमें अमाउंट दी हुई है, कितनी अमाउंट हमें दी हुई है, यहाँ पे 3,800 की अमाउंट दी हुई है। तो हम यहाँ पे एंट्री कितने से पास करेंगे, हम यहाँ पे आ गए 3,800 से एंट्री हम पास कर देंगे। तो यहाँ हमारा आ गया 3,800 से हमने एंट्री पास की हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डे फिर हमने एक ट्रांजैक्शन की हुई है, और नेक्स्ट डे हमने क्या ट्रांजैक्शन की हुई है, दिसंबर 5 को कलेक्टेड इन कैश 13,390। ये जो हमने हमें 3,090 दिस वन मिलने थे, ये मिल गए, कलेक्शन हो गई। तो हम ये डिस्काउंट का तो कोई जिक्र था ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जितनी अमाउंट रिसीव होने वाली थी वो सारी की सारी रिसीव हो गई। किस डेट की हम बात कर रहे हैं, दिसंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, 5 दिसंबर। हम्म 5 दिसंबर को, हम ये दिसंबर 24 क्यों दिखा रहा है, हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं दिसंबर 5। सो दिसंबर 5 की एंट्री
हमें क्या कलेक्शन कैश कलेक्ट हो गया है तो कैश आपके पास इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया। ये कैश क्यों आया है? जो आपको कस्टमर से पैसे मिलने थे, वो मिल गए। तो ये अकाउंट्स रिसीवेबल जो पहले दिन था, ये अब आपका खत्म हो जाएगा। तो कैश आपके पास से डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। सो ये एंट्री थी आपकी 5 दिसंबर की। फिर 9 दिसंबर को देखें, 9 दिसंबर को क्या किया है? पेड, यानी पेमेंट की है। कैश चला गया ऑफ $3,800 ओड, यानी कि ये जो $3,800 हमने पे करने थे, जो हमारा अकाउंट्स पेबल था, ये हमने पे कर दिया है। तो नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं और दिसंबर 9 की एंट्री, बल्कि अभी हम कर रहे थे दिसंबर 9 की एंट्री में हमने ये जो पेमेंट करनी थी अकाउंट्स पेबल, ये हमने पेमेंट कर दी है, यानी लायबिलिटी खत्म हो गई है। तो लायबिलिटी जब खत्म होती है तो उसको हम डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स पेबल हमारा डेबिट हो गया और आपके पास से क्या चीज़ चली गई? आपके पास से कैश माइनस हो गया। तो कितनी पेमेंट की आपने? 3,800 की पेमेंट आपने रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे डॉलर 3,800 की पेमेंट हमने लिख दी है। सो लास्ट एंट्री हम देखते हैं जो कि 31 दिसंबर को है। आप कह लें कि इसको हम ईयर एंड कह लेते हैं। ईयर एंड पे आपके पास क्या एंट्री है? क्ले पूल्स। So Claypool's personnel counted the inventory on hand, यानी कि फिजिकल काउंट किया इन्वेंट्री का एंड डिटरमिन्ड इट्स कॉस्ट टू बी 1,82,080। फिजिकल काउंट के बाद आपको पता चला कि इसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए है? 1,82 इसकी कॉस्ट कितनी है? 1,82,080। वेयर इज द अकाउंटिंग records indicate inventory 183,790 and a cost of goods sold of this. So the physical count of inventory was observed by company's auditors and is considered correct, यानी कि ये correct है, normal है, normal business routine का हिस्सा है। So हमने जो है वो एंट्रीज की बनानी है। सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड करनी है और हमने किस दिन की एंट्री रिकॉर्ड करनी है? हमने रिकॉर्ड करनी है दिसंबर 31 की, यानी कि जब आपने फिजिकल काउंट किया तो आपको पता चला कि इन्वेंट्री श्रिंकेज है। यानी अब हमने अगर इन्वेंट्री श्रिंकेज कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन्वेंट्री एज पर काउंटिंग रिकॉर्ड्स। एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके पास इन्वेंट्री कितनी आ रही है? इन्वेंट्री आपको अकाउंटिंग के मुताबिक ये दी हुई है। सो आपने यहाँ पे अकाउंटिंग के मुताबिक इन्वेंट्री लिख ली, विच इज $1,83,790। और इसमें से हम माइनस कर देंगे इन्वेंट्री एज पर फिजिकल काउंट, यानी कि जब आपने फिजिकल काउंट किया तो आपको इन्वेंट्री कितनी पता चली? दिस वन। तो ये भी गिवन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास आ गया -182,080। सो जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा कहलाएगा इन्वेंट्री श्रिंकेज, या इन्वेंट्री स्पॉइल हो गई आपकी। और जब हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस हमें पता चलता है कि कितनी अमाउंट का है? 1710 का, यानी कि $1710 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारी इन्वेंट्री श्रिंकेज हो गई। और इन्वेंट्री श्रिंकेज की हमने ईयर एंड पे या ईयर एंड पे रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री श्रिंकेज की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम डेबिट कर देंगे। और क्योंकि इन्वेंट्री कम हुई है, श्रिंकेज का मतलब ही यही है कि इन्वेंट्री कम हो गई है, तो इन्वेंट्री हम क्रेडिट कर देंगे। और कितनी अमाउंट से करेंगे? यहाँ पे जो आपको अमाउंट शो हो रही है, यानी कि 1710। तो इससे आप एंट्री पास करेंगे।
ये इन्वेंट्री श्रिंकेज की हमने रिकॉर्डिंग की है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गई है। सो लास्ट रिक्वायरमेंट है, लास्ट प्रॉब्लम का लास्ट रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर अ पार्शियल इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपने इनकम स्टेटमेंट बना के बतानी है, शो करनी है इनकम स्टेटमेंट। और इसमें क्या चीज़ आपने शो करनी है? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स फॉर द ईयर अमाउंट टू रुपीज़ 1,024,900, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट भी अज्यूम करके दे दी गई है कि वो कितनी है। आप सपोज करें कि आपकी 1.024 मिलियन है। सो इनकम स्टेटमेंट, जो पार्शियल इनकम स्टेटमेंट है, नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं। हमारे पास कंपनी का नाम क्या है? क्लेपूल है। क्लेपूल हार्डवेयर है। हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं और इसके आगे हम लिख लेते हैं पार्शियल, यानी कि हम थोड़ी सी इनकम स्टेटमेंट, जितना डेटा मौजूद है, पार्शियल इनकम स्टेटमेंट। और ये हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड December 31st। और हमें ये नहीं पता तो बस हम इसको इतने ही छोड़ देते हैं। और इसके बनाने का तरीका है कि हमारे पास सेल्स है और सेल्स हमें गिवन है। सेल्स हमें कितनी गिवन है? हमने यहाँ पे लिख ली है सेल्स, दिस वन, ये डेटा में आपको गिवन है यहाँ पे। तो 1,024,900 ये सेल्स हमें गिवन है। सेल्स में से हम क्या लेस कर देंगे? हम लेस कर देंगे CGS, या इसको हम लिख लेते हैं पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ नहीं है। सो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं पे गिवन नहीं है। सो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हम यहाँ पे वर्किंग दिखा देते हैं, वर्किंग। और ये हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हुई है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी डेबिट हुई है? यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस वन। ये आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई थी, दिस वन, कि पहले से ही जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दी हुई थी वो 695,200 की गिवन थी। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमें गिवन थी वो कितनी गिवन थी? $6,95,000 एंड ट्रिपल टू। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट की हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट का मतलब है कि आपने इस ट्रांजैक्शन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड की हुई है। तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी? $91,005, क्योंकि डेबिट हुई हुई है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मज़ीद, वो हमारे पास कितनी आ रही है? हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दोनों को हम ऐड कर दें अगर, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ रही है? दिस वन। इसको हम यहाँ पे सम कर देते हैं। और हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो एक्चुअली गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ गिवन है? ये सवाल में गिवन है 6,95,222। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको ये गिवन है, ये हमने लिख लिया। और इन्वेंट्री श्रिंकेज से क्या होता है? कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर लेंगे, हम इन्वेंट्री
इन्वेंट्री श्रिंकेज, ये हमें ऐड ऐसे नहीं करने देगा, हमने ऐड लिखना है। सो ऐड हम इन्वेंट्री श्रिंकेज जब हम कर लेते हैं, ये अमाउंट इधर ले आते हैं। इन्वेंट्री श्रिंकेज से हमारा कितना प्लस हुआ है, प्लस 1710। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है वो असल में कितनी आ रही है, दिस वन। सो हमारी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम ले जाएंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में, यहाँ पे हम लेके जाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में जो हम कॉस्ट दिखा रहे हैं वो हम माइनस कर देंगे सेल्स में से, जो कि है डॉलर 6,96,932। जब आप ये माइनस कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 3,27,000। हम इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर देंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। सो दैट्स इट। ये हमारे पास टोटल हमने इसकी जो लेक्चर कवर किया है, जो चैप्टर कवर किया है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़, मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़, वो हमने 5 डिफरेंट लेक्चर्स में कवर किया है। और आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा कि सेल्स और परचेज़ की ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है। सो दैट्स इट क्लास, टेक केयर।